पहाड़ों से आए सैलाब ने जंगल को काट दिया, एक पूरे गांव को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि ये त्रासदी आई कैसे? क्या पहाड़ों पर बादल फटा था? क्या ग्लेशियर का हिस्सा टूटा था? क्या कोई झील टूटी थी? इस त्रासदी के पीछे का वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत गौर से देखिए। धराली में तबाही के तकरीबन 32 घंटे हो गए, लेकिन इसकी वजह की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। क्या वहां बादल फटा था? क्या गांव के ऊपर कोई अनजान ग्लेशियर था जो टूटकर गिरा, या ऊपर कहीं जमा हो रहा पानी अचानक बहकर निकला? ये सब अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन आईएमडी समेत कोई भी अभी तक आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। मित्रों, आज हम एक चौंकाने वाली जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि कल धराली में जो हुआ वो मुमकिन है कि क्लाउड बस्ट था ही नहीं। फिर सवाल है, कल जो धराली में हुआ वो बादल फटने की घटना नहीं है तो क्या था? हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी और खासतौर से धराली की टोपोग्राफी को समझते हैं, क्योंकि हमने धराली की असली पहचान मिटा दी। नतीजे में जहां कल तक इमारतों की श्रृंखला खड़ी थी, वहां मलबे का ढेर है और पता नहीं इन मलबों के नीचे कितनी जिंदगियां फंसी हुई है। हम दुआ करेंगे ऐसा ना हो, जो गुम है वो सब कहीं ना कहीं सुरक्षित है। दरअसल धराली की प्रकृति ही ऐसी रही है कि वहां भारी बारिश सामान्य है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी वहां पर सामान्य बात है। लैंडस्लाइड के वक्त नदियों में टनों पहाड़ी मलबों का बहना भी सामान्य बात है, क्योंकि उत्तरकाशी उत्तराखंड के उन इलाकों में शामिल है जिन्हें हम अपर हिली एरिया कहते हैं, यानी पहाड़ में भी ऊंचाई वाले इलाके। और ऊंचाई वाले ऐसे पहाड़ी इलाकों में बादल फटना भी आम घटना है और तेज भारी बारिश भी वहां पर आम बात है। जैसे जैसे हम डीपर और अंदर जा रहे हैं तो वैसे वैसे मानव जनित गतिविधियां भी बढ़ रही है। तो जहां पर टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं हम, कि भौगोलिक संरचना ऐसी है पहाड़ों की कि वो चारों तरफ से या तीन तरफ से वैलीज हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहां पे संभावनाएं ज्यादा रहती है कि बादल उठ के बड़े जो बादल फटने वाले जिनको हम कहते हैं उनकी संरचना हो जाती है बादलों की। ऐसे इलाकों में एक बहुत ही छोटे इलाके में अचानक भारी बारिश हो जाती है, जिसे हम बादल फटना कहते हैं। और तबाही की सबसे बड़ी वजह बनती है पहाड़ों की तीखी ढलान, क्योंकि बादल फटने या लगातार तेज बारिश के बाद जो पानी निकलता है उसकी गति तीखी ढलान की वजह से और तेज हो जाती है, इतनी कि रास्ते में जो भी आए उसे तहस नहस कर दे। पहले कहा गया था यही कल धराली में हुआ, हालांकि अब कहा जा रहा है कि कल बादल तो नहीं फटा था, तो धराली में कल क्या हुआ था वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। उत्तरकाशी हिमालय के दक्षिणी स्लोप यानी ढलान पर बसा हुआ है और दक्षिण पश्चिमी मानसून इसी दिशा से इलाके को हिट करता है, जो गहरी घाटियों की वजह से और भी ज्यादा असरदार या कह सकते हैं कि भयानक हो जाता है। यही कारण है कि उत्तरकाशी में औसतन सालाना 1289 मिलीमीटर बारिश होती है। 1969 में तो यहां पर 2436 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो एक रिकॉर्ड है। जिस ढलान पर धराली बसा है उस पर पेड़ काफी कम है। ऐसे में देर तक हुई तेज बारिश से पहाड़ों का टूटना और पानी के साथ बह निकलना यहां पर सामान्य बात है। जाहिर है ऐसे पहाड़ी इलाकों में बसावट बनाना आपदा को न्योता देना है, लेकिन हमने धराली को विस्तार देकर आपदा को न्योता दिया, जिसे कुदरत ने अब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से समेट दिया। मित्रों, लेकिन अब हम सबसे चौंकाने वाली बात जो आपको जानना चाहिए वो बताने वाले हैं। हम आपके लिए 3 अलग अलग साइंटिफिक थ्योरी लेकर आए हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि कल धराली में जो हुआ वो क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना नहीं था, ये सामान्य लेकिन लगातार हुई बारिश थी, जिसने अलग वजहों से धराली में तबाही मचाई और ये वजह हमने ही पैदा की थी। अब आप बादल फटने की घटना क्या होती है और कल धराली की घटना कैसे हुई ये भी समझ लीजिए। वैज्ञानिक परिभाषा के मुताबिक 10 गुना 10 किलोमीटर के दायरे में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे अधिक बारिश होती है तो ये क्लाउड बस्ट है, यानी बादल फटना। लेकिन आईएमडी मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी मंगलवार को पूरे उत्तरकाशी में सुबह 8:30 बजे तक सिर्फ 2.7 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक भी बादल फटने की जो परिभाषा है उससे बेहद कम बारिश हुई, जबकि धराली की घटना इसी दौरान 1:45 पर हुई। अचानक कहीं पे बहुत ही किसी फोकस इलाके में, छोटे से इलाके में बहुत तेज से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, उसको हम लोग क्लाउड बस्ट कहते हैं। जितना सिस्टम ज़्यादा नॉन लीनियर होगा और उन नॉन लीनियरिटी में अगर आप और नॉन लीनियरिटी ऐड करोगे इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तब उनमें और ज़्यादा नॉन लीनियरिटी हो जाती है और तब उस केस में एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाती हैं। तो आपने पहली थ्योरी समझी, जिसमें कहा गया कि ऊपरी इलाकों में हुई लगातार बारिश से आपदा आई, जबकि दूसरी थ्योरी यह है कि धराली गांव के ऊपर कोई लोकल ग्लेशियर रहा होगा जिसके टूटने से यह कुदरती हादसा हुआ।
जबकि तीसरी थ्योरी कहती है कि ऊपरी इलाकों में हुई बारिश का पानी रिसकर गांव के ऊपर की पहाड़ियों में कहीं लेक की शक्ल में जमा होता रहा और जब वहां लोड बढ़ा तो सैलाब की शक्ल में बह निकला। हालांकि यह हैरानी की बात है कि 32 घंटे बाद भी धराली में जो हुआ उसकी वजहों का जो नतीजा है वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन हम फिर कहेंगे, धराली सबक है। हम ऐसे हादसे रोकने के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए तो कुदरत के आदेश को समझना होगा। उत्तरकाशी के धराली की कुदरती सुंदरता उसके लिए दुर्भाग्य बन गई। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां सिर्फ 137 परिवार रहते थे। जैसा कि पहाड़ी गांव में होता है, उनके छोटे छोटे मकान थे। लेकिन कल आई तबाही से पहले के धराली को आप बखूबी देख सकते हैं। बताया जाता है कि यहां करीब 550 तो होम स्टे थे, इसके अलावा कुछ होटल्स थे और बाकी स्थानीय लोगों के घर थे। सोचिए किस अंधाधुंध तरीके से धराली में निर्माण हुआ। नदी के रास्ते को देखा गया, न प्रकृति के दूसरे अवरोधों की परवाह की गई। पेड़ों का कटना भी धराली जैसी घटनाओं को लगातार न्योता दे रहा है। उत्तराखंड के 70% से अधिक क्षेत्र में वन है, लेकिन आसपास के मैदानी क्षेत्रों में जंगल वाले इलाके घटे। ऐसे में मॉनसूनी हवाओं को मैदानों में बरसने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता और पर्वतीय क्षेत्रों में घने वनों के ऊपर पहुंच करके ये मॉनसूनी बादल अतिवृष्टि के रूप में बरस जाते हैं और ऐसी आपदाएं लेकर आते हैं। धराली गांव के जिस हिस्से में त्रासदी आई है, वहां करीब 900 लोग रहते थे। इसके अलावा यहां सैलानियों की मौजूदगी भी रहती थी। इस हिस्से में करीब 200 मकान थे, साथ ही साथ 20-25 होटल, होम स्टे भी थे। अब इनमें से ज्यादातर या तो सैलाब के साथ बह गई हैं, सैलाब के साथ, या फिर ये बाढ़ में टूट गए। अचानक आए इस सैलाब के बाद धराली में क्या हालात हैं, ये तो आप तस्वीरों में देख चुके हैं। लेकिन इस मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सैलाब की चपेट में आया धराली गांव और हर्षिल में सेना के कैंप से लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी लगे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट क्या है, अब हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जब पहाड़ों से अचानक लाखों लीटर पानी रिहायशी इलाके में घुसा तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। हर्षिल में सेना के कैंप से लेकर नीचे धराली गांव तक पानी के रास्ते में जो कुछ भी आया वो धराशायी हो गया। कल दोपहर करीब 1:45 बजे यह घटना हुई। इसके ठीक 15 मिनट बाद सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, लेकिन रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी सैलाब की चपेट में आ गई। हर्षिल कैंप से रेस्क्यू की टीम रवाना हुई, लेकिन खबर है कि आर्मी कैंप के पास पुल फटा और लोगों की जान बचाने निकले जवानों की जान पर बना। जवानों की पूरी टुकड़ी सैलाब में बह गई। इस टीम में मौजूद कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बाकियों का कोई अता पता नहीं। नहीं यार अरे कितने लोग थे आप लोग? आपके कितने लोगों की टीम थी? हम 18-20 बंदे थे, लगभग 15 अग्निवीर थे। 15 अग्निवीर के जवान थे। कितने लोग? 12 बंदे बच गए। एक सूबेदार साहब का पता नहीं है। अच्छा। और हवलदार सर का पता नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद भी रेस्क्यू का काम नहीं रुका। सेना के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से अतिरिक्त टीमों को भी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ तैनात कर दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि 100 लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। इसके अलावा सेना के 11 जवान भी इस हादसे के बाद से लापता हैं। इस सैलाब में गंगोत्री की यात्रा करने गए कई श्रद्धालुओं के लापता होने की भी खबर है, जो खीर गंगा के पास होम स्टे या होटलों में रुके। अगर ऐसी आपदा की स्थिति में आती है तो आप लोग क्या करते हैं? लोगों को सेव करना मेन जो हमारा मकसद रहता है इस चीज़ में। अच्छा। मेन चीज़ यही है इसमें। आप लोग को जाने में परेशानी भी होती है? किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो सर तो रोड ही खराब है, मेन दिक्कत तो अच्छा, रोड ही खराब है। तो रोड के माध्यम से आप लोग नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, तो बाई हेली जाएंगे। अभी तो बाई हेली ही जाएंगे। सर, आप लोग ऐसी स्थिति में किन चीज़ों के सावधानी रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं? 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सेफ्टी फर्स्ट है सर। सेफ्टी फर्स्ट। आसमान बदल रहा है और तबाही का कारण बन रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मित्रों, धराली की घटना के बाद आज आपको जानना चाहिए कि आसमानी बदलाव कितना घातक हो रहा है।
कैसे कुदरती आपदाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हिमालय में होने वाली बारिश पहले देश के बड़े हिस्से के लिए राहत की बात होती थी, लेकिन अब हिमालय में होने वाली विनाशकारी घटनाएं डरा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ साइंटिफिक वजहों को भी समझ लेते हैं। जेट स्ट्रीम ये हवा की तेज धाराएं हैं जो अब ज्यादा अस्थिर हो रही हैं। वजह है ग्लोबल वार्मिंग और इसका नतीजा है अचानक बेतहाशा बारिश। हिमालय रीजन में हवा की अस्थिरता भी बढ़ी है। गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने और इससे अचानक भारी बारिश की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हिमालय में तीसरा बड़ा आसमानी बदलाव ऊंचाई पर बारिश का होना है। पहले 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में सिर्फ बर्फ गिरती थी, लेकिन अब बारिश भी हो रही है जो अक्सर खतरनाक तरीके से नीचे बह निकलती है। देहरादून के मौसम विज्ञान केंद्र की रिसर्च के मुताबिक बारिश वाले दिनों की संख्या पिछले कुछ समय में घट गई है। जितनी बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिन में ही हो रही है। पहले मॉनसून का सीजन जून से सितंबर तक फैला होता था, वो अब सिकुड़कर केवल जुलाई अगस्त तक सिमट गया है। लेकिन इतने ही समय में उतनी बारिश हो जा रही है जितनी पहले होती थी। आज जो इनका मूवमेंट थोड़ा सा ईस्टवर्ड और थोड़ा साउथवर्ड हुआ है, इसके साथ साथ में जब इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो उस क्षेत्र में हो सकती है। और जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनकी जो चोटियां होती हैं वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी जब भी होती है तो उसकी वजह से जो रेनफॉल का अमाउंट है, इंटेंसिटी है, वो और ज़्यादा होने की संभावना रहती है। डीएनए मित्रों, कह सकते हैं कि जमीन के अंदर आने वाले भूकंप से भी खतरनाक और जानलेवा आसमानी बदलाव बन रहा है, क्योंकि भूकंप की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होती जितनी बादल फटने और इस तरीके की दूसरी आपदाओं की हो रही है। 2010 से 2023 यानी पिछले 13 वर्षों में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में बादल फटने जैसी घटनाओं में 1300% की बढ़ोतरी हुई है। कल्पना कीजिए, 1300% ज्यादा ये घटनाएं हुई।